अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बाकर अब्बास जाफरी। नाज़रीन, एज यू नो दैट द न्यू फाइनेंस मिनिस्टर हैज़ बीन वेरी वोकल अबाउट आवर अरेंजमेंट विद द IMF। अभी हाल ही में शौकत तरीन साहब ने कहा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस और जो टैरिफ की एडजस्टमेंट है, ये एक इनजस्टिस होगा अगर इकॉनमी में इस वक्त जब इकॉनमी रिकवर करके ग्रोथ फेज में दाखिल हो रही है, इस वक्त अगर टैरिफ बढ़ाए जाएँ। सो अगेन द न्यू फिस्कल ईयर इज़ अराउंड द कॉर्नर। बजट की आमद है, बजट की न्यू मेजर्स जो लेने हैं उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ और गैस के टैरिफ्स एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। शौकत तरीन साहब ने क्लियरली इंडिकेट कर दिया है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ का बढ़ाना बहुत मुश्किल होगा इकॉनमी पे नेक्स्ट ईयर, बिकॉज ऑन दी वन हैंड आप हायर GDP ग्रोथ रेट अचीव करना चाहते हैं, दैट इज़ 5% और अबव 5%। ऑन दी अदर हैंड आप जो सप्लाई साइड है उसका जो की फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसकी कीमत बढ़ा के ओवरऑल कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की तरफ और ओवरऑल आप पैदावारी लागत को बढ़ा के GDP में डाउन साइड प्रेशर को मेंटेन करने की बात कर रहे हैं। सो ये कॉन्फ्लिक्टिंग आर्गुमेंट्स आगे नहीं चल सकते, दैट इज व्हाट द स्टांस इज। आज इसके ऊपर बात करेंगे। ओवरऑल एग्रीकल्चर सेक्टर पे आपके से एक डिटेल में डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ बहुत ही एक्सक्लूसिव पैनल ऑफ गेस्ट मौजूद हैं। मैं तारफ करना चाहूँगा अपने लेफ्ट से जुबैर तुफैल साहब, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट है FPCCI से। इनकी केमिकल इंडस्ट्री भी है, खासतौर पर केमिकल्स के ऊपर, और जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की मार्केट है इस पर गहरी नजर रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। शुक्रिया। देन वी हैव विद अस मिस्टर सलीमुज़्ज़मान साहब, जो कि प्रेसिडेंट है काटी के। जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उस पर गहरी नजर रखते हैं और अभी हाल ही में पता लगा है रिसाइकलिंग और टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज के बिजनेस में बड़ा अनकन्वेंशनल बिजनेस है। बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने का। फर्स्ट ऑफ ऑल जुबैर साहब, आप जरा बताइए, क्योंकि आपकी पुरानी दोस्ती भी रही है फाइनेंस मिनिस्टर साहब के साथ, कैसा आपने पाया ओवरऑल, और अभी जो रिसेंटली बहुत ही बोल्ड आर्गुमेंट्स उन्होंने प्रेजेंट किए, एंड दैट्स अ वेरी वेरी गुड साइन कि यहाँ पे कोई बंदा पुश कर रहा है खासतौर पे फाइनेंस मिनिस्ट्री से टॉप लेवल पोजीशन में, ताकि IMF के साथ हम रीनिगोशिएट कर सके। हाउ डू यू सी दैट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारे शौकत तरीन साहब जो हैं वज़ीर ख़ज़ाना, ये बहुत ही डायनामिक आदमी हैं और ये हर सतह पे हर जगह पे जो है अपना व्यू पॉइंट दे सकते हैं। अगर IMF से हमारे हफीज़ शेख साहब ने कुछ एग्रीमेंट्स किए थे, लेकिन आप देखें कि उन्होंने किस खूबसूरती से कहा कि ना तो बिजली की कीमत इतनी बढ़नी चाहिए, और उन्होंने ये भी कहा कि IMF ने हमारे साथ जो चीज़ें एग्री करवाईं वो गैर मुनासिब थी। तो उन्होंने खुद ही रास्ता निकाला। उनमें इतनी हिम्मत है कि वो IMF के सामने खड़े होकर कहेंगे कि जी ये जो आपने लिखवाया था ये हो ही नहीं सकता, हमारी मईशत ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल बैठ जाएगी। और यही बात उनका अखबार में भी सब जगह उनका स्टेटमेंट प्रिंट हुआ है। और मैं समझता हूँ कि आइंदा चंद दिनों में जब भी IMF की टीम के साथ दोबारा बातचीत होगी तो वो यही कहेंगे कि जी ये जो बिजली की कीमत बढ़ाना है ये मुमकिन नहीं है, या कोई और ऐसी शर्त है जो मुमकिन नहीं है, वो कहेंगे और ये इंशाल्लाह मनवा भी लेंगे। अच्छा, ठीक है, ये उनसे मनवा, बिल्कुल ये मनवा लेंगे। कहेंगे कि जी एक चीज़, एक मरीज़ है उसके लिए पॉसिबल नहीं है, वो मुश्किल से सांस ले रहा है, आप कह रहे हैं उसका और भी गला दबा देंगे तो कैसे चलेगा? ठीक है, जरा मरीज से भी पूछ लेते हैं। काटी साहब, क्या काटी का ओवरऑल रिस्पांस रहा है? खासतौर पे आपने लास्ट टाइम भी, इफ आई रिमेंबर, आपने बहुत ही वोकल स्टांस रखा था कि इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी की प्राइसेस बढ़ गई तो आपकी एसोसिएशन से वाबस्ता जो कंपनीज हैं उनको बड़ा नुकसान होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। व्हाट इज योर टेक राइट नाउ? जी, देखिए, पहली चीज़ तो ये कि एक ये बड़ी खुशाइन बात है कि चलें हुकूमती सतह पे और इस लेवल के ऊपर एक रियलाइजेशन आई है कि ये जो IMF के साथ जिस तरह का मुआहदा किया गया या जो प्राइस इंक्रीज़ करने की बात की गई, ये नामुनासिब है। देखिए, IMF के पास जाना हमारी उस वक्त की मजबूरी हो सकती है कि हमें IMF के पास जाना पड़ा, लेकिन नेगोशिएशन तो हमारा काम है, नेगोशिएशन तो हमारा एक बेसिक रोल है। आप ये देखें कि आप ये कहते हैं कि आपको इंडस्ट्री चलानी है, इकॉनमी चलानी है, GDP अगर आपको इंक्रीज़ करना है तो आपको क्या करना है? आपको एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करनी है मास स्केल पे। एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए आपको इंडस्ट्री को इस काबिल बनाना है या इंडस्ट्री को एक अपॉर्चुनिटीज़ देनी है कि वो ग्रो करे। अगर आप उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो कि इस वक्त वैसे ही बहुत ज़्यादा है, आप अपनी जो रीजनल कंट्रीज़ है उसके मुकाबले में देखें, वैसे ही इतनी हाई कॉस्ट पे काम कर रहे हैं, आप कम्पीट वैसे नहीं कर पा रहे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, एक्सपोर्ट्स के अंदर, तो उसके अंदर अगर आप अपनी मजीद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ा देंगे तो आप GDP बढ़ाने की नहीं, आप तो कम करने की बातें कर रहे होंगे। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत अच्छी बात है कि रियलाइजेशन हुई है गवर्नमेंट के अंदर, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर ये इसको सामने बैठ के नेगोशिएट करेंगे, IMF के साथ बैठ के बात करेंगे, तो IMF भी इस चीज़ को रियलाइज़ करेगा। और बात रियलाइज़ कराने की होती है कि आप कितने अच्छे तरीके से, कितनी खूबसूरती से इस चीज़ को, अपने मौक़िफ़ को कन्विंस करवाते हैं, कितनी मौक़िफ़ को अपने मनवा पाते हैं। तो अगर आप, मेरे ख्याल, जिस तरह से ये लेके चल रहे हैं और जितनी बोल्ड स्टेप लेके उन्होंने बात की है, और ये अगर आगे
IMF के पास जाके भी उसी तरीके से बात करते हैं, तो उम्मीद है कि कामयाब होंगे So इसमें। next logical question from you. जी What can we bear? अगर इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस नहीं बढ़ती तो किसी ना किसी तरीके से तो डेफिसिट पूरा होगा, तो उसको काउंटर करने के लिए इज इट इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट दैट वी कैन बियर? क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, मेरी नज़र में हमें कहीं से भी ना कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ानी चाहिए। सही है। शौकत तरीन साहब ने कहा कि वो जीडीपी ग्रोथ को जो है 5% तक देखना चाहते हैं और ले जाना चाहते हैं, तो इसमें ज़रूर उनके जहन में कोई ऐसे प्लान्स होंगे कि मईशत को किस तरह तेज़ी से चलाया जाए, सनत को किस तरह से चलाया जाए। देखिए, सनत जो है, सनत में अभी भी पूरा पोटेंशियल इस्तेमाल नहीं हो रहा। हम बहुत इस साल भी कोशिश करेंगे तो शायद एक्सपोर्ट 25 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगी। Underutilized हाँ है। जी, तो 25 अरब डॉलर हमारे कुछ भी नहीं है। ये हम 10 साल से इसी चक्कर में पड़े हुए हैं सही है। कि 25 से 23, 23 से 20, 20 से 19 हुई, अब दोबारा बढ़ती बढ़ती 25 हो गई। तो हमें किसी भी तरह से इंडस्ट्री का पहिया चलाना चाहिए। इंडस्ट्री चलेगी, रोज़गार पैदा होगा और इसी तरह से आपकी जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी। बगैर इंडस्ट्री को चलाए हुए कुछ नहीं हो सकता। अब ये कि रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे? रिसोर्सेज ये है कि जैसे इसमें टैक्स नेट को बढ़ाना होगा। अभी भी हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो बेइंतहा कमा रही है लेकिन टैक्स देती नहीं है। वो इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर है, इनको पकड़ना होगा। इसके अंदर एफबीआर का बड़ा अहम रोल होगा। एफबीआर को चाहिए कि अपनी टीमों को जो है मार्केट्स में भेजें। जो लोग रजिस्टर्ड नहीं है उन्हें बाई फोर्स रजिस्टर कराएं। शॉर्ट टर्म मेजर, बिकॉज IMF विल से कि ये एक साल के अंदर आप इसमें ये पैसे कैसे अचीव करेंगे? फॉर एग्जांपल लेट्स से 300 बिलियन या उससे कुछ आगे पीछे ज़्यादा। बिकॉज दूसरा सवाल यही है ना, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ तो इसलिए बढ़ रहे हैं कि जो सर्कुलर डेट आपके ऊपर खड़ा हुआ है उसको किसी तरह से रिटायर किया जाए, जो कि 3000 से 4000 अरब हो जाएगा अगर इसको काबू नहीं पाएगा। देखिए, वो यकीनन एक बड़ी तशवीश की बात है कि जो सर्कुलर डेट है बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन अब देखना ये कि अगर आप बिजली की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं ना, तो आपकी मईशत पे ऐसा दबाव आएगा कि सनतें आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। उनकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि पॉसिबल नहीं होगा कि वो दुनिया में कॉम्पीट कर सकें। फिर हम ऑलरेडी जो है हमारी मईशत मुश्किलात के अंदर है, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा बहुत बढ़ती है। ये तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का कि जिनकी रिमिटेंस इस साल जो है पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट से ज़्यादा होगी। अगर टोटल एक्सपोर्ट 25 की होती है तो आपकी फॉरेन रेमिटेंस जो पाकिस्तानीज़ की है वो 27 से 28 बिलियन डॉलर तक जाएगी। तो उनकी वजह से हमारे मामलात बेहतर चल रहे हैं। लेकिन बिजली जो है, बिजली की कीमत बढ़ाना कोई अच्छा हल नहीं है। ये तो एक सोल्यूशन समझ में आ गया कि इस एंड से बिजली की कीमत ना बढ़ाई जाए। जी जी। हाउ कैन वी अरेंज दैट मनी? बिकॉज एक आर्गूमेंट अभी ये भी था कि जब नैब ने रिपोर्ट पेश की गवर्नमेंट को कि तकरीबन 1000 अरब रुपए की करप्शन हुई है, मतलब ओवर बिलिंग की गई है पावर प्लांट्स की तरफ से, देन यू नीड टू टेक दैट एक्शन रादर देन आप प्राइसेस इंक्रीज करें, आप वहां से थोड़ा सा कर्व करें। व्हाट डू यू थिंक? देखिए, दो बातें हैं। एक तो ये कि आपको अपनी इनकम बढ़ानी है, आमदनी बढ़ानी है। आमदनी बढ़ाने के लिए जिस तरह जुबैर भाई ने एक बड़ी वैलिड बात की कि टैक्स का नेट आपको बढ़ाना पड़ेगा। वो लोग जो कि आपके अभी तक इंक्लूडेड नहीं है, एग्रीकल्चर सेक्टर है आपका, इसके अलावा और बहुत सारे लोग जो कि आपके इंक्लूडेड नहीं है, उनको टैक्स नेट में लेके आना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ाना भी ऑप्शन नहीं है आपके पास, बिजली के नर्ख बढ़ाना भी ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन आपके पास क्या बचता है कि एक तो ये कि आप अपनी इनकम बढ़ाएं टैक्स नेट के थ्रू। नंबर 2, आप अपने एक्सपेंसेस को कट डाउन करें। अभी बहुत सारे जो आपके डेड एसेट्स हैं या जो यूँ कहें कि जो आपके इदारे ऐसे हैं जो कि जिनके अंदर पैसा आपको बाकायदा डंप हो रहा है, आपके मिसाल के तौर पे डेड लायबिलिटी आपकी बनी हुई है, आपकी स्टील मिल हो गई या आपके मुख्तलिफ ऐसे इदारे हो गए, आप उनका फैसला करें क्विक बेसिस पे, आप उनका फौरी तौर पे आप उनका डिसीजन करें। वहाँ से जब आपके एक्सपेंसेस कट डाउन होंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो रेवेन्यू ऐसी जगह पे डंप हो रहा है वो डंप होना बंद होगा। तो इसलिए आपको क्विक डिसीजंस करके इन इदारों का, इन जगहों का आपको फैसला करना पड़ेगा। अच्छा, तीसरी चीज़ ये कि रेवेन्यू बढ़ाने के लिए जब आप इंडस्ट्री को फैसिलिटेट करेंगे, आप इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस मजीद, मैं तो कहता हूँ कि आप और कम कर दें, आप यूटिलिटी प्राइसेस और कम कर दें, इंडस्ट्री को इतनी अपॉर्चुनिटी दें कि ग्रो करे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपकी टैक्सेशन की जो इनकम है वो उसमें इजाफा होगा। अच्छा, ये एक बहुत शॉर्ट टर्म मेजर है। उसकी वजह ये है कि इंडस्ट्री जैसी ग्रो करेगी, इंडस्ट्री तो सारी रजिस्टर्ड है, इंडस्ट्री तो सारी टैक्स पेइंग आपकी वो है, इसको तो टैक्स नेट में लेके भी नहीं आना, इस पर तो आपको मेहनत ही नहीं करनी। जैसी ग्रो करती जाएगी ऑटोमेटिकली आपका रेवेन्यू इंक्रीज बढ़ता होता जाएगा, आपके जो टारगेट है वो इससे मीट होता जाएगा। ठीक है, आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया। सो प्राइवेटाइजेशन पे भी थोड़ा शौकत अली साहब ने फोकस किया है कि इसको जो भी डेड एसेट्स हैं उनको आप प्राइवेटाइज करें। इसमें दो आर्गुमेंट आ जाते हैं।
कि एक आर्गूमेंट कहता है कि हम उनको रिवाइव करेंगे, रिवाइव कर करके आपने देख लिया पिछले 20 से 30 साल रिवाइव करने की कोशिश कर ली, हार्डली आई थिंक कोई सक्सेस स्टोरी हमारे सामने आई है उसको प्रॉपर तौर पे जिसमें गवर्नमेंट ने रिवाइव कर लिया हो। अब प्राइवेटाइजेशन अगर करनी है क्विकली तो डू यू अग्री टू द फैक्ट कि ये स्ट्रैटेजी बहुत तेज़ी से इंप्लीमेंट करनी चाहिए? मैं समझता हूँ प्राइवेटाइजेशन जो है तेज़ी से होनी चाहिए, ठीक है, बजाय इसके कि आपने स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं वो कंटिन्यूस लॉसेस कर रहे हैं, आप एक टैक्स पेयर का जो गुड मनी है उसको बैड उसमें जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आपको चाहिए कि इन इदारों से जितनी जल्दी हो सकता है जान छुड़ाई जाए। अभी मसला ये कि मौजूदा हुकूमत ने भी हुकूमतें डरती हैं, वो डरती इस तरह से हैं कि कोई ऐसा गैर मकबूल फैसला ना कर दें कि जो वहाँ पे वर्कर काम करता है वो सड़कों पे आ जाएगा। ये मोस्ट प्रोबेबली यही होता है जब भी यही प्राइवेटाइजेशन। अब देखें ये 2 साल हो गए हैं, इस 2 साल में कोई भी प्राइवेटाइजेशन नहीं हुई है। सही है, 2 क्या 2.5 साल हो गए इस हुकूमत को। इनको चाहिए थोड़ी सी हिम्मत करें, ठीक है, जहाँ ज़रूरी है उस इदारों को प्राइवेटाइज करें। ठीक है, कोई अगर किसी भाव नहीं बिकती ना, सही है, जो जहाँ पे आप पता चला कि स्टील मिल है, स्टील मिल पे मरकजी हुकूमत जो है तकरीबन 50 करोड़ रुपये महीने की सैलरी दे रही है। सही है, फैक्ट्री में प्रोडक्शन है या नहीं है, 50 करोड़ रुपये महीने के बेच रहे हैं। इस स्टील मिल को तो कोई प्राइवेट सेक्टर का आदमी हो उसके हवाले करें, चाहे 100 रुपये की दे दें, उससे कहें कि भाई इसको फैक्ट्री को चलाओ, फैक्ट्री में प्रोडक्शन होगी आपकी, जो है लोकली आप स्टील सप्लाई करेंगे, फिर स्टील मिल अगर चलती है तो आपको टैक्सेस मिलेंगे, आपके जितने भी सेल्स टैक्स है। देखिए जब भी कोई सनत चलती है, सनत अगर चलती है तो उसके अंदर गवर्नमेंट को टैक्सेस आते हैं। जैसे आपकी इस वक्त बहुत सारी सनतें अच्छी तरह चल रही हैं, मिसाल के तौर पे स्टील इंडस्ट्री लोकल अच्छी चल रही है प्राइवेट सेक्टर की, सीमेंट इंडस्ट्री बहुत अच्छा चल रही है। आपने देखा होगा कि सीमेंट सेक्टर की जो इंडस्ट्रीज हैं उनके कितने हाई प्रॉफिट्स आए हैं। इसी तरह से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ये सारी इंडस्ट्रीज चल रही हैं। इन इंडस्ट्री को चलने दें, ग्रो करने दें, आपके मुल्क में तरक्की होगी, बेहतरी आएगी। और इसी तरह से प्राइवेटाइजेशन मैं समझता हूँ कि जितनी जल्दी हो सकती है, स्टील मिल की है, आप चाहे लोकल को करें या फॉरेनर को दे दें। प्राइवेटाइजेशन में भी 2 आर्गुमेंट है, कुछ प्राइवेटाइजेशन उन कंपनीज की है जो कि लॉस मेकिंग है और बहुत ज़्यादा बुरहान का शिकार है, कुछ कंपनी ऐसी हैं जो कि प्रॉफिट मेकिंग है, जैसे ओजीडीसी की सेकेंडरी पब्लिक ऑफरिंग है, पीपीएल की सेकेंडरी पब्लिक ऑफरिंग है, तो उसका भी एक आर्गुमेंट पेश किया जाता है कि देन व्हाई आर यू प्राइवेटाइजिंग दैट। मेरे ख्याल में सबसे पहले लॉस मेकिंग को प्राइवेटाइज करना चाहिए। ये ओजीडीसी से तो देखिए गवर्नमेंट को बहुत मुनाफा भी आ रहा है, सब कुछ हो रहा है। सबसे पहले जो लॉस मेकिंग इंडस्ट्रीज हैं ना, इनको प्राइवेटाइज करें, या जो बंद पड़ी हुई हैं, जैसे स्टील मिल बंद है, पीआईए इतना लॉस कर रही है, पीआईए को भी प्राइवेटाइज करें। और किसी प्राइवेट सेक्टर के, चाहे मुल्की हो या गैर मुल्की हो, जो भी आदमी सलाहियत रखता है कि इस इदारे को चला के मुनाफा बख्श कर सकता है, उनके हवाले किया जाए। और इसका बिल्कुल ख्याल नहीं करें कि जी वर्कर नाराज़ होगा या क्या होगा। भाई बात ये है, नफ़ा जो नुकसान कर रहा है उसको हुकूमत को चलाने का नुकसान तो निकलेगा लोगों की जेब से जी, चाहे वो अभी निकले या फिर टैक्सेस और इन्फ्लेशन की सूरत में निकले। जी सलीम भाई, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? जी बिल्कुल, देखें नुकसान तो अल्टीमेटली उसी ने पे करना है ना जो टैक्स पे कर रहा है, या इवन मैं कहता हूँ कि जो आपका आम कंज्यूमर है जो शायद आपका इन्फ्लेशन के थ्रू पे कर रहा है, वो किसी ना किसी तरह। तो बेसिकली आप चंद लोगों को बचाने के लिए, अच्छा ये भी वो चंद लोग हैं जो अल्टीमेटली बेनिफिशियरी होंगे इस फैसले के। अगर आज स्टील मिल के देखें ना, उनकी एक तलवार तो सर पे लटकी हुई है कि किसी भी वक्त नौकरियां खत्म हो जाए, तो एक तरफ उनको फैसला करें कि भाई आपने अब दूसरी नौकरी पे आना है, या आपको उनको प्रिविलेज दे दी जाए कि अगर प्राइवेटाइज होती है, प्राइवेटाइज होने के बाद आपको नौकरी की प्रिविलेज मिलेगी। मिसाल के तौर पे बहुत सारे इसके मॉडल्स हो सकते हैं जिसके ऊपर वर्किंग की जा सकती है। वर्किंग करके आप उनको अपॉर्चुनिटी दें, अल्टीमेटली यही लोग होंगे जो कि फिर बेनिफिशियरी बन रहे होंगे चलती हुई इंडस्ट्री के। बेनिफिट लेते हैं आप जब भी ये करते हैं, उनको रिटायरमेंट देते हैं, एग्जैक्टली वो सारे बहुत सारे बेनिफिट भी मिल सकते हैं। अच्छा इसके अलावा बहुत सारे आउट ऑफ द बॉक्स इसमें ऑप्शंस हो सकते हैं। स्टील मिल है, स्टील मिल के पास आपके पास बहुत सारी जगह है। कराची में अब नई इंडस्ट्री के लिए जगह की तंगी है, तो आप उसको इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए आप उसको एक्सपेंड कर दें इतनी बड़ी स्पेस को, आपके पास इंडस्ट्री आएगी कराची के अंदर, ऑटोमेटिकली आपकी यहाँ पे इकोनॉमी में एक तेज़ी आ जाएगी। आप देखिएगा कि इकोनॉमी किस तरह से बूस्ट करती है। तो इतनी बड़ी लैंड को आप इंडस्ट्रियल स्टेट्स बना दें, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के आप उसको स्टेटस दे दीजिए, तो इस तरह से अपने डेड एसेट्स को चलाएं। अच्छा आपने एक जो बात की थी कि
OGDC और ये PPL और इस तरह के प्रॉफिट मेकिंग इदारे भी हैं। मैं एग्री करता हूँ इस बात से कि पहले आप उनको लें कि वो इदारे जो कि आपके लॉस सही। मेकिंग है उनको लेके आएँ, लेकिन फिर इनके ऊपर भी आएँ, क्योंकि आज ये आपको अगर प्रॉफिट दे रहे हैं तो ये मैं समझता हूँ कि इनके अंदर मजीद 2-3 टाइम्स प्रॉफिट देने की गुंजाइश है अगर इसको आप प्राइवेटाइज कर देते हैं, क्योंकि अभी जिस तरह से मैनेज हो रहे होंगे ज़ाहिर है कि वो उस एफिशिएंसी भी नहीं चल रहे होंगे जिस तरह चल सकते हैं ये इदारे। सही। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया। सो प्राइवेटाइजेशन की डिबेट हमने बड़ा कंक्लूड किया कि इसको बहुत जल्दी करना चाहिए और रिगार्डलेस टू द फैक्ट कि थोड़ी सी पॉलिटिकल अपहीवल हो, लोग बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करें, इसको बाला ताक रख के हमें इसको एग्जीक्यूट करना चाहिए। दूसरा आर्गूमेंट हो गया टैक्स नेट बढ़ाने का। जी टैक्स नेट के ऊपर जो बड़े मेजर्स हैं, जो कि शब्बा साहब ने भी कहा था कि NIC को लिंक कर दें आप NTN से, और दूसरे इकदाम हैं, शुड वी डू दैट राइट अवे? मेरा ख्याल है, देखें जहाँ तक CNIC का ताल्लुक है ना, उसी को अगर NTN नंबर बना दिया जाए तो बहुत आसानी होगी। सही। उसमें कोई आपने कुछ पूरा आपके पास नादरा का डेटाबेस है, सारी चीज़ें हैं, इसको आप टैक्स का NTN बनाएं और हर आदमी को जो है इस बात पे जो अर्न कर रहा है उसको मजबूर करें कि वो रिटर्न दाखिल करें। सही। रिटर्न दाखिल करके जो उसकी आमदनी पे टैक्स बनता है वो टैक्स दिया जाए। अभी इस वक्त बहुत बड़ी तादाद है जो अर्न भी कर रहे हैं और टैक्स भी नहीं दे रहे, सही। और इसमें ज़्यादातर जो हैं वो दरमियाने दर्जे के बिजनेसमैन भी हैं ठीक है। उसमें, जो लोग क्या कहना चाहिए कमा भी रहे हैं और टैक्स नहीं दे रहे। उनको किसी तरह से पकड़ा जाए, नेट के अंदर लाया जाए, या उनके लिए कारोबार करना मुश्किल कर दिया जाए सही। कि उसके के जब तक आपके पास NTN नहीं है, या NTN उसका CNIC बना दें, सही है। CNIC बना दें। लेकिन ना बात ये कि टैक्स दें जितना भी बनता है। अभी इतना बड़ा आपका जो 22 करोड़ की आबादी में अगर तकरीबन 3 मिलियन या 30 लाख के करीब रिटर्न आ रही हैं, सही है। और इसमें से एक मेरा अंदाज़ा है कि 3 मिलियन रिटर्न में से 1 आधे मिलियन से जीरो। ज़्यादा ऐसा है जो कह रहे होंगे वो बिलो टैक्सेबल हैं। सही है। वो लोगों ने अपनी रिटर्न में दाखिल किया, बताया है हुकूमत को कि जी हम 5 लाख या 4 लाख रुपए साल के कमाते सही। हैं, तो उन पे कोई टैक्स लगा ही नहीं। सही। तो बल्कि मेरे ख्याल में 1 मिलियन से भी ज़्यादा रिटर्न जी, ऐसी हैं बिल्कुल। कि जो जिसमें जीरो फाइल करते हैं। जीरो से मुराद है 4 लाख रुपए दिखा देंगे, 4 सही। लाख पे कोई टैक्स लगता ही नहीं है। ठीक है। तो इस तरह से जब तक सब जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे ये मामला ऐसे नहीं चलेगा। बिल्कुल। सबको अपने अपने हिस्से का टैक्स देना होगा। टैक्स देंगे तो चलेगा, तभी तो गवर्नमेंट तालीम दे सकती है, तभी गवर्नमेंट जो है हेल्थ की फैसिलिटीज़ दे सकती है। आवाम पब्लिक सब कहती है, सियासतदान भी कहते हैं कि जी हेल्थ की फैसिलिटी दें, ये दें, वो दें, सब भाई सब चीज़ देंगे, लेकिन आप भी तो कुछ दो। सही कहा। आपका जो टैक्स बनता है आप भी तो अदा करो। टैक्स आप पूरी तरह देते नहीं हैं और हुकूमत से कहते हैं कि हुकूमत सब चीज़ें दे। इस तरह से कभी कोई हुकूमत चलती नहीं है। ठीक है। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट की सलीम। अब डू यू अग्री टू द फैक्ट कि बिकॉज जब आपका NIC बनता है उसी साल से अगर आप टैक्स फाइलिंग करने की आदत आपको पड़ जाए और आपके लिए ह्यूज कॉस्ट बना दी जाए, तो जब आप 26-27 साल के होंगे और जॉब कर रहे होंगे तब आपको पहली 8 साल का एक्सपीरियंस होगा टैक्स फाइल करने का, तो आपको एज अ हैबिट फॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें बिल्कुल सही बात है। जब आपका जो अब शनाख्ती कार्ड नंबर है ये आपके हर चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इवन आपकी कोविड की वैक्सीन लग रही है तो उसके अंदर भी आप शनाख्ती कार्ड नंबर को करें ना, क्योंकि एक बेस डेटाबेस आपके पास आ गया कि एक पूरे मुल्क का एक आपके पास एक डेटाबेस है कि कौन कौन सिटीज़न है, कौन आपका वो है। तो जब आपके पास डेटाबेस आ गया तो आप उसी चीज़ को यूज़ करें, यूज़ करते हुए इसी को टैक्स नंबर बना दें। एक तो आपकी वाली बात कि आदी हो जाएगा इंसान के जब वो 18 साल से टैक्स दे रहा होगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि इसको बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दें जनरल पब्लिक के लिए टैक्सेशन के प्रोसेस को, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ एक अभी बहुत इलिटरेट पॉपुलेशन की भी बहुत बड़ी तादाद है। तो उसको ऐसे चीज़ में आप कॉम्प्लिकेशन में ना उलझाएं कि वो फिर ढूंढता फिर रहा हो कि मुझे एजेंट चाहिए, मुझे किसी तरीके से मैं करवा दूँ वरना मेरा अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। मेक इट वेरी सिंपल। उसको इतना सिंप्लीफाइड कर दें कि हर बंदे के लिए मोबाइल ऐप के ऊपर उसने बस अपने ऐप के अंदर डेटा डाला, डेटा डाल के उसके टैक्स फाइल हो गया। उसमें फिर उसको इनकरेज करें, उसको बताएं कि उसको बेनिफिट भी क्या क्या मिलेंगे। आज वो अगर मोबाइल कार्ड चार्ज करता है उसके ऊपर टैक्स वो ऑलरेडी पे कर रहा है, लेकिन वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन में जा रहा है, तो वो उसके डायरेक्टली उसको बेनिफिट मिले उसका कि उसने जब चार्ज किया तो उसको एडजस्टमेंट मिल जाएगी। तो उसको जब ये सारी चीज़ें बताएंगे तो ऐसा ऐसा कौम के अंदर ये शऊर जागता जाएगा, और जब उसको बेनिफिट ऐसा ऐसा होते हुए नजर आएंगे, अपने इलाके में डेवलपमेंट होती हुई नजर आएगी, उसको काम होते हुए नजर आएंगे, तो उसको मतलब उसका एक हिम्मत भी बढ़ती है कि यार मैं जो टैक्स दे रहा हूँ टैक्स का पैसा मुझे लगता हुआ नजर आ रहा है। तो दोनों तीनों फ्रंट्स के ऊपर काम करना पड़ेगा कि टैक्स के पैसे को सही से लगाएं, टैक्स इजी बनाएं, और उसके बाद फिर आप इनकरेज करें लोगों को कि वो टैक्स नेट के अंदर आए। अच्छा, काफ़ी इकदाम उठाए भी हैं FBR ने रिसेंटली, एक साल में काफ़ी रिफॉर्म्स लेकर आए हैं, सिस्टम तो निस्बतन काफ़ी सिंपल बना दिया गया है। नाउ द $1 million क्वेश्चन इज फ्रॉम यू, कैन शौकत तरीन पुश दिस रिफॉर्म थ्रू FBR कि आप जो चीज़ शब्बर साहब नहीं कर सके, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ, इसको पुश किया जाए।
Can he do that? देखें, रिफॉर्म्स एफपीआर में अभी भी बहुत ज़रूरी हैं, और अभी भी जो टैक्स ऑफिसर्स हैं उनके पास आर्बिट्री पावर्स बहुत ज़्यादा सही हैं है, जो वो अपने हक में इस्तेमाल करते सही हैं है। और टैक्स पेयर को तंग करने के लिए इस्तेमाल सही है। करते हैं। तो ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए, और शौकत तरीन साहब मैं समझता हूँ कि उनमें सलाहियत है कि वो इन लोगों से काम ले सकते हैं। वो बताएंगे जी हुकूमत की ये पॉलिसी है, इसके मुताबिक चलें, हमें टैक्स भी चाहिए और उसके अलावा आप टैक्स पेयर को तंग नहीं करेंगे। इस वक्त जो है मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मेरी एफबीआर के साथ इंटरेक्शन जो है काफ़ी सालों से है, तकरीबन सही है। 15 साल से मैं जो हूँ, मैं इस साल शायद नहीं गया इस्लामाबाद, वरना हर बजट मेकिंग पे मैं जाता था, 15-16 साल से जाता हूँ। तो क्या मैं महसूस करता हूँ कि टैक्स पेयर को सहूलत नहीं दी जाती, सही है। और आजकल टैक्स ऑफिसर ने एक नया कल्चर इख्तियार कर लिया है कि टैक्स पेयर को नोटिस पे नोटिस भेजते रहो, नोटिस सही पे है। अभी वो एक का जवाब देता है, फिर दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरे का जवाब देता है, तीसरा। अब इनके पास टैक्स कवानीन के तहत ये 6 साल से ज़्यादा पुराना कोई चीज़ रिकॉर्ड नहीं पूछ सकते। सही है। ये आपके ऑर्डिनेंस, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ है। उसके बावजूद भी टैक्स नोटिस आता है, जी आप 8 साल पहले बताएं, 10 साल पहले बताएं कि उसका रिकॉर्ड लेकर आएँ। फिर वो लोग कहते हैं कि भाई ये आप मांग नहीं सकते। अच्छा, एक लूप होल है ये कि अगर आप जब रिप्लाई करते हैं तो उसका रिप्लाई नहीं आता जी अगर आप प्रॉपर तौर पे इनके ईमेल एड्रेस पे, एक तो ईमेल एड्रेस नो रिप्लाई वाला होता है, जी। दूसरा अगर आप उनके इन्फो पे करें कि भाई इनको पहुंचा दें हमारा पैगाम, तो वो पैगाम नहीं पहुंचता। तो इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट सर्विसेज बहुत वीक है, मतलब यू हैव टू इवेंचुअली टॉक टू योर लॉयर एंड लॉयर हैज देखिए, मैं आपसे करूँ ना, जैसे एक टैक्स की बात कर रहा था कि 6 साल से पुराना टैक्स की मालूमात नहीं ले सकते, लेकिन इन्होंने बराबर टैक्स पेयर को तंग करते हैं। 8 साल पुराना, 10 साल पुराना रिकॉर्ड लगाओ। फिर आखिर में क्या होता है, वो टैक्स पेयर सीधा हाई कोर्ट में जाता है, वहाँ से जाके यहाँ स्टे ले आता है या ऑर्डर ले आता है। ऑर्डर ये होता है, हाई कोर्ट कहते हैं कि जी आप इनसे ये मांग ही नहीं सकते। सही है। ये सारी चीज़ें उन्हें पता होती हैं, लेकिन वो टैक्स पेयर को तंग करना होता है कि इसको तंग करो, आर्म ट्विस्टिंग करो, शायद इससे कोई फ़ायदा हासिल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए, आज भी जो हमारा टैक्स का निज़ाम है, डिस्पाइट ऑफ ऑल द रिफॉर्म्स, वो ऐसा है कि वो पुश करता है करप्शन को। वो पुश करता है कि आपको जैसे ही आपने टैक्स पर मैंने रिटर्न जमा कराया, मेरे पास फ़ौरन नोटिस आएगा। मतलब अब तो महीना लगता है, महीने के अंदर अंदर एक नोटिस आ जाता है कि जी वो नोटिस आ गया। उसके बाद फिर आपको अल्टीमेटली आपको अपना लॉयर या अपना जो आपका टैक्स कंसल्टेंट है वो जाता है, उसकी एक अलग कॉस्ट, वो उसकी एक अलग कॉस्ट है, वो आपको एक अलग कॉस्ट बेयर करनी है। वो जाएगा, जाके उसके साथ बैठेगा, बैठ के उसको उसके साथ सेटलमेंट करना पड़ेगा। तो ये टैक्स का निज़ाम इट इज़ डिज़ाइंड इन अ वे कि इसमें पर्सनल इंटरेक्शन हो। ये बात बिल्कुल 100% सही है कि आप इसको इतना ज़्यादा इसको सिंप्लीफाई कर दें। जिस तरह मैंने भी पहले एक बात की थी कि आप उसको इतना सिंप्लीफाई करें कि उसने अपने मोबाइल ऐप पे भेज दिया, उसके बाद फिर उसकी कोई पूछगछ नहीं होगी। आपकी जब सारी चीज़ें आपके शनाख्ती कार्ड नंबर से लिंक हो जाएंगी, तो उसके बाद फिर आपको इतनी ज़्यादा पूछगछ करने की या इतनी ज़्यादा तफसीलात में जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली कंप्यूटर सारा डेटा उठाएगा कि आपने किस किस जगह पे कितनी कितनी स्पेंडिंग की। अपनी इकोनॉमी को डॉक्यूमेंटेशन में लेके आएँ। अपनी इकोनॉमी को जैसे ही आप जब आपकी कार्ड ट्रांजेक्शन पे लोग आ जाएंगे, ऑटोमेटिकली कैश ट्रांजेक्शन्स का कल्चर ख़त्म हो जाएगा आपके मुल्क से। लेकिन ये उसी सूरत में हो सकता है कि जब आप इन सब चीज़ों के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट आप देखिए कि हमारे लिए तो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट काम है। हम तो कहते हैं कि हमें भी आप डी रजिस्टर कर दें। अगर आपको बाकी लोगों को इंक्लूड नहीं करना, तो हम टैक्स रिटर्न जमा कराते हैं, टैक्स रिटर्न जमा कराते ही नोटिस आता है, उसके बाद फिर अपना लॉयर हायर करते हैं, उसकी फीस अलग देते हैं, उसके बाद फिर वो डिपार्टमेंट में जाता है, वहाँ पे अलग मामलात होते हैं। तो वो सारी चीज़ों को, उस कल्चर को में हमें क्यों आपने रखा हुआ है? अगर आपको बाकी लोगों को इंक्लूड नहीं करना, तो आप हमें भी इसको उसमें से डी रजिस्टर कर दें, वरना फिर आप अपनी बेस बढ़ाएं और बाकी तमाम लोगों को इस नेट के अंदर बेचारे काटी वाले बोलते हैं हम गलती से फंस गए हैं तो अभी हमें छोड़ते नहीं है, अब छोड़ते नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो टैक्सेशन की डिस्कशन तो हमने बड़ी क्लियरली डिफाइन की कि सिंप्लीफाई करें सिस्टम को, लिंक करें एनआईसी को आपके एनटीएन से, ह्यूमन इंटरेक्शन रिड्यूस किया जाए, करप्शन इंड्यूसिंग सिस्टम ना हो, उसके साथ साथ अननेसेसरी नोटिस ना हो। जनरली दुनिया भर में जो एफिशिएंसी देखी जाती है वो करते ही हैं कि जब आप अननेसेसरी कोई चीज़ उठाएं और वो आपके अगेंस्ट चली जाए तो आपको पीनलाइज करते हैं। दुरुस्त। यहाँ पे अगर एफबीआर अननेसेसरी नोटिस भेजता है, चलो ठीक है आपने भेज दिया, आपने लॉयर लिया और आपके हक में फैसला आ गया, तो आप सू करें अदर पार्टी को कि आपने मुझे मेंटल टॉर्चर दिया और मेरा टाइम वेस्ट किया। इस तरह का कोई चेक एंड बैलेंस जब तक नहीं आएगा, जब तक एफबीआर इफ दे थिंक दैट दे कैन सेंड द नोटिसेस स्ट्रेट अवे। एक्चुअली देखें, एफबीआर में ये है कि ये मौजू हमने कई दफ़ा उठाया कि भाई जिस ऑफिसर के, टैक्स ऑफिसर्स के 3 जो ऑर्डर्स उसने किए और वो 3 ऑर्डर्स जो हैं अपील लेवल पे जाके ख़त्म हो जाते हैं, तो उसको कोई पेनलाइज किया जाए, लेकिन वो होता नहीं है। होता ये है कि ये सब लोग आपस में एक दूसरे को बचा रहे होते हैं। जो
FBR में जो हैं, जो बड़ा हायर ऑफिसर है वो नीचे वाले ठीक को है। बचा रहा होता है, ये एक बहुत बड़ा क्या कहना चाहिए, एक ऐसा Nexus। ये आपस में सही है, सही है। इंटरलिंक्ड हैं कि कोई भी किसी को कहीं सज़ा नहीं होने सो वी देता। सजेस्ट के जो फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड FBR नेक्स्ट फिस्कल ईयर में दे विल हैव टू फॉर्म अ वेरी गुड स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी, ताकि ये जो टीदिंग इश्यूज हैं इसको रिड्यूस किया जाए। बिकॉज जब तक रेवेन्यू मोबिलाइजेशन सही तरीके से नहीं होगा, सिस्टमैटिक वे में टैक्स नेट को ब्रॉडन करने के साथ साथ, तब तक हमें खातिर ख्वाह नताइज हासिल नहीं होंगे। इज़ दैट करेक्ट? यस। अच्छा, अब यहाँ से शिफ्ट करते हैं डिबेट को एक की सेक्टर की तरफ जो कि निगलेक्टेड रहा है पास में, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन का भी शिकार हैं हम, सप्लाई चेन के इश्यूज भी उसके साथ लाक हैं, वो है एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में व्हाट पाकिस्तान विल हैव टू डू राइट नाउ, बिकॉज नेक्स्ट फिस्कल ईयर में हम जा रहे हैं, एक कमोडिटी प्राइसेस अगेन अभी रिसेंटली इन्फ्लेशन के फिगर्स आए काफ़ी हाई हैं, ऑल्दो इट्स अ सीजनल इम्पैक्ट, हाउ डू यू फोरसी? एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो वाकई गुज़िश्ता 2-3 साल से जो है उसकी पैदावार बहुत मुतासर हुई है। हर क्रॉप को आप देख लें, आपकी मेन एक्सपोर्ट है टेक्सटाइल्स की, टेक्सटाइल्स के लिए आपको कॉटन चाहिए, लेकिन आपकी कॉटन की जो भी प्रोडक्शन है मुसलसल कम होती जा रही है। ये एक दफ़ा आज से चंद साल पहले 13 मिलियन बेल तक हुई थी, ठीक है। जो अब गालिबन कम होती होती 6.5 मिलियन या 7 मिलियन बेल तक आ गई है। तो आपके पास कॉटन नहीं है और उसकी वजह से आपकी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स मुतासर हो रही हैं, आपने उल्टा कॉटन बाहर से इंपोर्ट करना शुरू कर दी। तो इस पे तवज्जो देनी चाहिए कि क्यों कॉटन की क्रॉप जो है वो क्यों कम हो रही है, नंबर 1। नंबर 2, आपकी दूसरी क्रॉप भी जो है आप देखें कि गंदम जो है, गंदम की भी किल्लत है इस वक्त। आप देखें आहिस्ता आहिस्ता कीमत बढ़ती बढ़ती गुज़िश्ता 2 सालों के अंदर जो है गंदम या आटा अगर आप देखते हैं तो 40 से 75 रुपये किलो हो गया सिर्फ 2 साल के अंदर। आदमियों की, कॉमन मैन की आमदनी तो ऐसे बढ़ी नहीं है। तो यहाँ पे भी आप समझते हैं कि एक एफिशिएंसी लाएं और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करें ताकि प्राइसेस रिड्यूस हो? ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी है कि वो देखे कि कहाँ क्या वजूहात हैं कि काश्तकार जो है वो फसल क्यों नहीं लगा रहा, ठीक है। वो गंदम की फसल क्यों नहीं लगा रहा या कॉटन की क्यों नहीं लगा रहा। कॉटन का ये कहा जाता है कि कॉटन एरिया में जो है सब जगह गन्ना लग गया है, सही है। और फिर ये गन्ने से जो है, गन्ने की तिजारत जो है, गन्ना और चीनी, सही ये है, तमाम बड़े बड़े सियासतदानों के हाथ में चली गई है। सही है। तो वो लोग So ये वो पार्लियामेंट में बैठ ठीक के है। ऐसी पॉलिसीज बनाते हैं जो ठीक उनके है। हक में होती है। ठीक है, मैं सलीम साहब आपका फीडबैक ओवरऑल एग्रीकल्चर के बारे में? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे यहाँ की जो एग्रीकल्चर है वो जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से नहीं है। आजकल तो अगर हम एग्जांपल्स लें मुख्तलिफ मुल्कों की, ख़ासतौर पे एक जैसे आजकल इजराइल की अगर हम एग्जांपल लें तो एग्रीकल्चर में जिस तरह से उन्होंने काम किया है, वो एक जंगल में बैठे हुए हैं। हमें एग्जांपल लेनी चाहिए, हमें देखना चाहिए कि वो लोग किस तरह से काम कर रहे हैं। बाकायदा पानी की उन्होंने ऐसे नेटवर्क्स बना दिए हैं कि पानी को जितने कतरे रिक्वायर्ड होते हैं वो उतने कतरे वहाँ पे जाके करते हैं, तो पानी की कितनी सेविंग होती है। हमें अब यहाँ पे देखें, हमारे यहाँ पे पानी ट्यूबवेल लगा देते हैं, ट्यूबवेल लगा के एक्सेस पानी विड्रॉल होता है। उससे एक तो आप अपने ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को भी डिप्लीट कर रहे हैं, उससे आप अपनी जो एफिशिएंसी है उसको आपने कितना ख़राब किया हुआ है। ऐसी फसलें लगाते हैं जो कि जिनकी नीड इतनी ज़्यादा आपकी इंडस्ट्री को नहीं होती है, जो आपकी इंडस्ट्री की जो नीड होती है वो फसलें आप नहीं लगा रहे होते। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर ऑप्टिमाइज़ किया जा सकता है इसको कि आपकी जितनी यील्ड है, यील्ड को आप एनहांसमेंट के लिए दुनिया भर में आजकल कितनी सारी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, कितनी सारी चीज़ों पे काम कर सकते हैं। तो इतनी यील्ड आप बना सकते हैं, उसके बाद फिर वैल्यू एडेड चीज़ों के ऊपर उसके अंदर जाएँ। वैल्यू एडेड चीज़ों की एक्सपोर्ट मार्केट बहुत बड़ी होती है। हम यहाँ पे वैल्यू एडिशन उस लेवल की नहीं कर रहे हैं जिस लेवल की वैल्यू एडिशन का पोटेंशियल पाकिस्तान की जैसी ज़मीन, जितनी आपकी एक फर्टाइल ज़मीन है उसके अंदर जितनी ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, उसके बाद उसमें वैल्यू एडिशन करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल एग्रीकल्चर सेक्टर एक आपका वैसे ही मैं निगलेक्टेड तो नहीं कहूँगा, बल्कि मैं कहूँगा कि एक आपका जो बहुत ही पसमानदा सेक्टर कह लें या आप उसको ऐसा कह लें कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, वो सेक्टर बन चुका है। इसके अलावा फिर आप इसको टैक्स नेट के अंदर लेके आए सेक्टर को, ताकि जो इसके अंदर लोग काम कर रहे हैं वो अपनी इकोनॉमी के अंदर भी कंट्रीब्यूट करें। आज आप वसाइल ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, आउटपुट आप उतनी नहीं दे पा रहे, वो चीज़ें नहीं दे पा रहे जो कि आपकी कंट्री की रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, और उसके बाद फिर आप टैक्स भी नहीं दे रहे। तो ये आप हर तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर जो कि पाकिस्तान का इस वक्त यूँ समझे कि बैकबोन होनी चाहिए थी, वो एक पाकिस्तान के लिए लायबिलिटी बनता जा रहा है। और अगर इसी तरीके से हमने इसको चलने दिया तो ये पाकिस्तान के लिए आने वाले वक्तों में एक बहुत बड़ी लायबिलिटी बन सकता है। सबसे बड़ा अनरेस्ट का जो वजह होती है वो होती है प्राइसेस का बढ़ना, इन्फ्लेशन। बिकॉज इन्फ्लेशन डिस्टेबलाइज कर देती है आपकी मॉनेटरी पूरी इकोनॉमिक्स को, कि फिर डिस्काउंट रेट बढ़ाते हैं, वो फिर एक डिफरेंट साइकिल में चले जाते हैं आप, अगर प्राइसेस आपकी स्टेबल ना हो। 3 गुना ज़्यादा आप प्रोडक्टिविटी में ग्रोथ ला सकते हैं
just by improving the quality of the seed. So there is a huge potential अगर पाकिस्तान के सीड क्वालिटी और उनकी यील्ड्स को मवाजना करें अपने दूसरे ममालिक से जो पड़ोस में या थोड़े दूर हैं, जिस तरीके से सलीम साहब ने बताया, तो देयर इज़ अ ह्यूज मार्जिन ऑफ इम्प्रूवमेंट. इमेजिन कि अगर 50% क्रॉप की प्राइसेस अगले 4 साल में रिड्यूस हो जाए जस्ट बाय इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द सीड. सो देयर इज़ अ ह्यूज कैपेसिटी हियर टू ग्रो. देखें इस वक्त जो है आपकी जो इन्फ्लेशन है उसमें सबसे ज़्यादा फूड इन्फ्लेशन है. आपकी खाने पीने की अशिया जो है तेज़ी से महंगी होती चली जा रही हैं और आम आदमी की रीच से बाहर होती जा रही हैं. अब जैसे हमारे भाई ने बताया कि इसराइल की वाकई उसकी जो एग्रीकल्चर क्रॉप है उसकी आउटपुट मेरा ख्याल है हमारे से ऑन एवरेज पाँच गुना ज़्यादा होगी. में 4 से 5 गुना ज़्यादा है. फिर आपने बताया कि ड्रिप इरिगेशन से क्या आपका पानी ज़ाया नहीं होता. जिस जगह पे ज़रूरत है पानी की वहीं पे छोड़ा जाता है थोड़ी देर के लिए और उससे वो क्रॉप ग्रो होती है. इसी तरह हमारा देखें अगर आप उसको छोड़ दें, इंडिया से भी कंपेयर करें ना, तो इंडिया की क्रॉप आउटपुट यील्ड हमारे से बहुत ज़्यादा है. चाहे वो गंदम हो, ठीक है, चाहे वो उसमें रुई हो और कोई और सब्जियां हों, उनकी बहुत ज़्यादा. चाइना में जो है, चाइना की एग्रीकल्चर क्रॉप भी जो है पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है. हमें चाहिए कि ख़ास तौर से चीन से सीखें, उनके तजर्बे से सीखें कि उन्होंने किस तरह से इतनी बड़ी जो हैं इतनी ज़्यादा क्रॉप बढ़ाई है. मैंने क्योंकि मुझे चीन जाने का काफ़ी तजर्बा रहा है, मैंने चाइना में देखा कि चाइना में पहाड़ के ऊपर भी जो है ना, पहाड़ को काट के स्टेप्स बनाते हैं. स्टेप्स बना के उन स्टेप्स के ऊपर भी वो क्रॉप उगा रहे होते हैं, पहाड़ों के ऊपर भी. तो इसी तरह से हमें अपने निज़ाम को देखना चाहिए कि हम कैसे बेहतर कर सकते हैं. हम बुनियादी तौर पे एग्रीकल्चर कंट्री हैं, उसके बावजूद भी अगर इसकी गंदम की शॉर्टेज हो जाए तो बड़ी अफसोसनाक बात है. और फिर आप देख रहे हैं गंदम की कीमत मुसलसल बढ़ती चली जा रही है. ये एक बहुत ही तकलीफ दह बात है. आदमी की इनकम तो बढ़ नहीं रही. आदमी जो है, अभी आपने बस सुना है कि जी पंजाब में चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि मजदूर की तनख्वाह 20,000 रुपए होगी. 20,000 के 30,000 में भी नहीं जिंदा रह सकता. पर्सनल इनकम है वो भी बढ़े इन्फ्लेशन के साथ साथ, और इन्फ्लेशन दूसरे एंड पे प्रोडक्टिविटी ग्रोथ के बाद कम की जाए. अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट सेगमेंट है इकोनॉमी का जो कि हम समझते हैं कि बहुत ग्रोथ के लिए माविन मददगार साहब है, तो वो तो इंडस्ट्रियल सेक्टर. आपकी क्या राय है ओवरऑल काटी में जो मेंबर्स हैं आजकल उनकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, पहले तो ये बताइएगा. देखिए, फाइनेंशियल पोजीशन ओवरऑल अगर आप देखें तो सबकी इस वक्त डिफ़िकल्ट है. उसकी वजह यह है कि कोविड का यकीनन कुछ सेगमेंट्स ऐसे हैं जिनको बेनिफिट मिला है एक्सपोर्ट मार्केट के हवाले से, लेकिन वो सारा जो बेनिफिट होता है वो भी एक तो यूँ समझें कि सबसाइड हो जाता है जब आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर रही होती है. जब आपके पास जो लोकल आपके फैक्टर्स हैं वो सारे सपोर्टिव फैक्टर्स नहीं होते, तो आपकी जो वो बेनिफिट होता है वो भी एक तो सबसाइड कर रहा होता है. सेकेंडली ये कि जो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि हमारे यहाँ के जो लॉज हैं वो इस तरीके से डिज़ाइंड हैं कि वो एक हरेसमेंट का माहौल क्रिएट करते हैं, और इन तमाम चीज़ों की वजह से जो बिज़नेस की ग्रोथ है वो उस तरीके से नहीं हो पाती जिस तरह से होनी चाहिए. और इसी वजह से हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है, अल्टीमेटली जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो भी अफेक्टेड होती हैं. तो ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन आजकल जो इंडस्ट्री की है वो काफ़ी डिफिकल्ट है. अच्छा सलीम, द पॉइंट इज़ कि जो लिस्टेड कंपनीज हैं आपकी, उन सबके तो मुनाफे 70% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्वार्टरली रिजल्ट्स अभी आए हैं, 3 क्वार्टर्स के जो रिजल्ट्स आए हैं, अगर आप मार्च क्लोजिंग के बाद अब तक मार्च क्लोजिंग देखें तो फिनोमिनल रिटर्न्स हैं सारों के. तो वो कौन से हैं जिनकी फाइनेंशियल पोजीशन मुतासर है? मतलब सारे सेक्टर्स की बात कर रहा हूँ मैं अक्रॉस द बोर्ड. जी बिल्कुल. बैंक देख लें आप, केमिकल सेक्टर देख लें, सीमेंट्स देख लें, स्टील देख लें, ऑटोमोबाइल देख लें, यू नेम द सेक्टर, देयर परफॉर्मेंस इज इंप्रूविंग. यस, देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो बड़े सेक्टर्स हैं, खासतौर पे जिस तरह आपने बात की स्टील सेक्टर है आपका, आपके जो सीमेंट का सेक्टर है उसके अंदर एक काफ़ी इंक्रीज़ आया है आपका, ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर आपके पास इंक्रीज़ आया है. लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जनरल इंडस्ट्री की, जो एक छोटी इंडस्ट्री की मीडियम साइज की इंडस्ट्री है आपकी. लेकिन आप कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है. सेक्टर बताइएगा मुझे. देखिए इस वक्त आपके पास जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर की वो पोजीशन नहीं है जो इस वक्त होनी चाहिए, जो हो सकती है. फार्मास्यूटिकल सेक्टर ने प्राइसिंग एडवांटेज लिया है. देखिए एडवांटेज आपका एक पर्टिकुलर सेगमेंट ने लिया है. वो लोग जो कि कोविड से रिलेटेड मेडिसिन बना रहे थे या जो ऐसी चीज़ों के अंदर थे, उनको एक बेनिफिट ज़रूर मिला है. लेकिन अदरवाइज फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए जो पॉलिसीज़ होनी चाहिए, जो R&D के उनके बजट्स होने चाहिए. हम लोग अगर फार्मास्यूटिकल सेक्टर की मैं बात करूं तो खास तौर पे इसको समझा जाता है कि ये एक चैरिटेबल सेक्टर है या ये फी सबिलिल्लाह काम कर रहे हैं, उसको एज ए इंडस्ट्री का स्टेटस नहीं दिया जाता. तो जो R&D के उनके पास बजट्स होने चाहिए वो उनके पास बजट्स नहीं है. आज आपका जो कोई बेसिक रॉ मटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल कंपनी ऑन एवरेज जनरल बेसिस पे हु इज मेकिंग लॉस?
देखिए मैं ये नहीं कितनी कहूँगा, है? नहीं, मैं ये not saying नहीं, है। मैं मेरा ये ख्याल नहीं फार्मा कहूँगा, इंडस्ट्री कोई हाँ, नुकसान नहीं नहीं कर नुकसान रही है। नहीं। देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि लॉस कर रही है, लेकिन जिस लेवल के प्रॉफिट्स होने चाहिए उस लेवल के वो प्रॉफिट्स जो अचीव नहीं कर पा ख्वाहिशात रहा हैं है। वो तो वो कहाँ बताएं नहीं नहीं, आपको। उस लेवल के प्रॉफिट्स और अचीव जो नहीं कर रहा रिसर्च है। का जो बजट है, आप सही कह रहे हैं, बहुत ज़्यादा बजट चाहिए होते हैं फार्मास्यूटिकल में रिसर्च के Yes. लिए, एंड दैट आल्सो डिपेंड्स प्रेफरेंस ऑफ द एंटरप्रेन्योर एज वेल। समटाइम्स दे डोंट वांट टू डू द रिसर्च, बोलते हैं एक आई है फार्मूला बेस्टर है जी। देखिए मैं ऐसा कहूँ कि आपने जो सवाल किया सलीम भाई से, उसमें जहाँ तक इंडस्ट्री का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ मौजूदा माली साल में जो है ना, बेशतर सनतें जो हैं वो बहुत अच्छी हालत में हैं और प्रॉफिट्स भी कर रही हैं। बाद सनतें हैं बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कर रही हैं, लेकिन ऑन एवरेज जो लिस्टेड कंपनीज हैं वो सब प्रॉफिट कर रही हैं, सब प्रॉफिट कर रही हैं। और उनमें से कई लोग हैं जो दोबारा री इन्वेस्ट कर रहे हैं, जी जी। तो वो अपनी इंडस्ट्रीज़ में री इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं, तमाम चीज़ें हैं। फिर कुछ हुकूमत की पॉलिसीज़, जैसे स्टेट बैंक है, स्टेट बैंक ने जैसे आजकल मार्कअप रेट कम है, 7-7.25% के करीब है, तो ये ऐसा रेट है कि जिसके ज़रिए से बहुत सारी नई सनतें भी लग रही हैं। फिर टर्फ की पॉलिसी की वजह से स्टेट बैंक की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई, तमाम इंडस्ट्रियल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हुई, और ये चीज़ें मुल्क को इंशाल्लाह आने वाले दिनों में फ़ायदा देंगी। लेकिन अभी भी जितनी सनतें लगी हैं वो नाकाफ़ी हैं। हमारे लिए ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, ख़ास तौर पे स्टील सेक्टर में। मैं चाहूँगा कि स्टील में अभी भी बहुत गुंजाइश है। प्राइवेट सेक्टर को चाहिए कि वो आगे आए, आगे आके इसके अंदर अपना हिस्सा ले। मैंने चाइना में देखा है कि चाइना में एक कंपनी जो है ना, एक कंपनी देखी है जिसकी 6 मिलियन टन की प्रोडक्शन है, 60 लाख टन की। अब हमारे स्टील मिल थी तो उसकी प्रोडक्शन 11 लाख टन थी, तो वहाँ तो एक, और ये जिसकी मैं 6 मिलियन टन कह रहा हूँ, इस तरह की चाइना में गालिबन 70-80 मिले होंगे। सही 70-80 मिले होंगी। इसी तरह कोरिया में है, इंडिया में है। तो अभी भी हमारे पास बहुत गुंजाइश है। हुकूमत भी जो है वो इस वक्त सनतों को मदद दे रही है। हुकूमत ने कंस्ट्रक्शन सेक्टर को भी बहुत मदद की थ्रू द स्टेट बैंक पॉलिसीज़। तो मैं चाहूँगा कि ये जो सनतकारी का अमल है इसको तेज़ी से बढ़ाया जाए, यहीं से रोज़गार पैदा होगा, यहीं से आपकी जीडीपी बढ़ेगी और यहीं से आपका टैक्स आएगा। टैक्स देखें, जब आप इंडस्ट्री को जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है ना, वहाँ पे टैक्स चोरी नहीं हो सकता, उसने सेल्स टैक्स देना ही देना। जो माल फैक्ट्री से बाहर निकलेगा वो सिस्टम में आ गया, सेल्स टैक्स देगा ही देगा, उससे पूरी मुल्क की मईशत का फ़ायदा होगा। और इसलिए मैं कहूँगा कि हुकूमत को जो मौजूदा पॉलिसी है और स्टेट बैंक की जो पॉलिसी है उसको जारी रहना चाहिए। आप सनतों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत दें। मैं नहीं कहता हूँ कि आप उनसे कहें कि उनको को मुफ्त इमदाद करें, नहीं, आप बस एक पॉलिसी ऐसी रखेंगे जिसमें इंडस्ट्री की एनकरेजमेंट हो, लोग उसके अंदर जाके सनत पैसे लगाएं। ठीक है, नहीं आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इसका एस्पेक्ट है इंडस्ट्रियलाइजेशन का, ओवरऑल एफिशिएंसी का आर्गूमेंट भी आता है कि ऑन एवरेज पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स की जो एफिशिएंसी है, प्रोडक्टिविटी है, क्रिएटिविटी है, उसको किस तरीके से बढ़ाया जाए। सो यू बीइंग काटी मेंबर, काटी को रिप्रेजेंट करते हैं, आप प्रेसिडेंट हैं, कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम करते हैं आपके ताकि इंडस्ट्री की ऑन एवरेज प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाई जाए अपनी अपनी फील्ड के अंदर? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने रेस की है कि हमारी जो क्रिएटिविटी है या जो हमारी प्रोडक्टिविटी है उसको किस तरीके से एनहांसमेंट किया जा सके। देखिए, क्रिएटिविटी ओवरनाइट नहीं आती। क्रिएटिविटी के लिए आपको एक पूरा माहौल चाहिए होता है। हमारे साथ सबसे बड़ा जो हमारी इंडस्ट्री का मसला है वो ये है कि हम डेली बेसिस पे अपनी फायर फाइटिंग के अंदर लगे हुए होते हैं। हमें ये नहीं पता होता कि जब हम सुबह ऑफिस जाएंगे, ऑफिस जाने के बाद, फैक्ट्री जाने के बाद हमें क्या चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, कौन सा नोटिस आया हुआ होगा, कौन सी चीज़ें आई होंगी। हमारे पास कोई स्टेबल पॉलिसी नहीं है गवर्नमेंट की, हमारे पास कोई एक हम अपने 20 साल बाद का प्लान नहीं कर सकते। अच्छा, ये सब चीज़ें जब आपको पता होता है कि जब आप ऑफिस अपनी फैक्ट्री में पहुंचेंगे तो उसके बाद फिर आपको पता होता है कि मेरी प्रोडक्शन ऑटो पे चल रही है, मेरा सारा काम चल रहा है, मेरे पास कोई अनड्यू या कोई अननेसेसरी नोटिस नहीं आया हुआ होगा, तो उसके बाद बंदा जब ऐसे इस एनवायरनमेंट में काम करता है कुछ अरसे, तो उसके बाद फिर उसको ख्याल आना शुरू होता है मैं फलाने सेक्टर के अंदर इंक्रीज़ कर सकता हूँ, मैं अपनी इस चीज़ के अंदर इसको कर सकता हूँ, हैंडल कर सकता हूँ, इस चीज़ को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे मैं अपनी आउटपुट को ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकता हूँ। तो दिस प्रोसेस टेक्स टाइम। हम लोग वैसे अपने तौर पे एफर्ट्स करते रहते हैं, हम लोग अपने तौर पे जो है मुख्तलिफ जो भी नई टेक्नोलॉजीज आती हैं उसके सेमिनार्स भी करवाते रहते हैं, लोगों को इंट्रोड्यूस भी करते रहते हैं, बट जो एनवायरनमेंट, जो एक एम्बियंस चाहिए वो हमें एम्बियंस नहीं मिल पाता बिकॉज ऑफ द हमारा लीगल स्ट्रक्चर, बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी दैट वी फेस एवरी डे विद आवर बिजनेसेस, कि हमें ये नहीं पता होता कि हमें अब आने वाली सुबह में हमें क्या चीज़ फेस करनी होगी। लेकिन सलीम साहब, इसमें एक मसला ये आ जाएगा कि अगर आप प्रोडक्टिविटी को फोकस नहीं करेंगे अभी,
तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि फॉरेन कंपनीज भी आ रही हैं, अंडर सिपेक चाइनीज़ कंपनीज भी आ रही हैं, लोकल एंटरप्रेन्योर की प्रोडक्टिविटी ऑन एवरेज कंपेयर टू द फॉरेन कंपनी दैट इज़ कमिंग हियर, उनको टैक्स एडवांटेज भी हासिल है। तो आप कॉस्ट से भी वहाँ से भी आपको नुकसान, कॉस्ट साइड से भी नुकसान, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ उनके अगर अपने पावर प्लांट है तो उनकी प्राइसेस वहाँ भी रिड्यूस हो गई, तो वो आपके ही मुल्क में कॉस्ट एफिशिएंट हो गए। सो अगर आप लोकल एंटरप्रेन्योर्स खुद इस पे फोकस नहीं करेंगे फ्रॉम एसोसिएशन, तो इवेंचुअली इट विल बाइट यू, नॉट एनीवन एल्स। यस, इसमें देखें, जो हमें अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसके लिए हमें अपने तौर पे जो हम काम कर सकते हैं वो तो करना ही करना है। देयर इज़ नो सेकंड थॉट अबाउट इट या नो सेकंड ओपिनियन अबाउट इट कि हमें जो अपने एंड पे करने वाले एफर्ट्स हैं वो नहीं करना है। और मैं समझता हूँ इंडस्ट्री उसके अंदर काफ़ी हद तक काम कर भी रही है, बहुत सारे लोग अपने तौर पर, और आज तक जितनी आपकी डेवलपमेंट हुई है ये किसी बाहर वाले ने आके नहीं की, ये खुद ही इंडस्ट्रियलिस्ट था जो पहले पुरानी मशीन लेता था, उसके बाद फिर उसने नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया, अपने तौर पे इन्वेस्टमेंट करते गए, अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करते गए। और इसके अंदर मार्केट ड्रिवन फैक्टर्स भी बहुत सारे होते हैं। आप देखें कि आज भी डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपके पास बिजली महंगी है, आपके पास आपकी लेबर महंगी है, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन महंगी है, उसके बावजूद आप इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कम्पीट कर रहे हैं, तो देयर इज सम रीज़न, देयर इज सम लेवल ऑफ कमिटमेंट जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट का है। हाँ, गवर्नमेंट के एंड पे ये जो आपने बात की, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आने वाले बाहर के इन्वेस्टर्स को आप स्पेशल डिस्काउंटेड रेट्स दे देंगे, उनको टैक्स एग्जम्पशंस दे देंगे, तो ये एक बहुत बड़ा खतरा होगा लोकल इंडस्ट्री के लिए, जिसके लिए मैं हुकूमत से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको कंसिडर करें। आपको बेनिफिट्स देने, एग्जम्पशंस देनी है, अपने लोकल इन्वेस्टर को दें जो यहाँ पे बैठा हुआ है, जिसने कहीं भाग के नहीं जाना, जिसने यहीं पे रहना है, जिसकी नस्लें आज थर्ड जनरेशन जिसकी बिजनेस को, इंडस्ट्री को चला रही है, आगे उसकी वही जनरेशन होगी जो कि चलाएंगी। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने बिजनेस को, आपकी इकोनॉमी को स्टेबल तरीके से ऊपर लेके आना है। तो अगर एग्जम्पशंस देने हैं, बेनिफिट्स देनी है, तो लोकल इन्वेस्टर को दें, ना कि ये कि बाहर वालों को दें। जी जी, सही, ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट कि हमारे साथ जहां आ रहे हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट पाशा हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जान। वालेकुम अस्सलाम बाकर, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक जान। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी रिसेंट प्रेसिडेंसी ख़त्म हुई है, हमें बहुत वी फील दैट आपने बहुत कंट्रीब्यूट किया पाकिस्तान में आईटी सेक्टर पे और ख़ास तौर पे स्टार्टअप इकोसिस्टम पे, और आपकी एक ख़ास फोकस रहा है पिछले 5-6 साल में स्पेसिफिकली थ्रू नेस्ट आयो। थोड़ा सा स्टार्टअप इकोसिस्टम में जो इम्प्रूवमेंट आई है पाकिस्तान में, उसके बारे में थोड़ा बताइएगा ज़रा। हाँ, तो बाकर देखें, पहले जब 6 साल पहले जब हमने नेस्ट आयो शुरू किया था, जब लोग कहते थे कि आप क्यों इतना वक्त ज़ाया कर रही हैं, कोई नहीं बच्चा या बच्ची जो है वो बिजनेस शुरू नहीं करेगा। और अब देखें, जस्ट फ्रॉम नेस्ट आयो 217 कंपनीज यहाँ से इमर्ज हुई हैं और उन्होंने जॉब्स भी क्रिएट किए हैं, उन्होंने इकोनॉमी को भी बेनिफिट किया है। तो इसका मतलब ये है कि अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए यहाँ के यूथ को। थोड़ा सा सपोर्ट की जरूरत उनको होती है, थोड़ी सी उनको ये होता है कि कोई गाइड कर ले, मेंटरिंग कर दे और कनेक्शंस दे दे उनको इंडस्ट्री से, जिसमें वो सीखें कुछ मुख्तलिफ वर्टिकल्स के बारे में और वो उस हिसाब से अपनी बिजनेस ग्रो करें। अब आप देखें, बहुत सी ई-कॉमर्स कंपनीज खुल रही हैं, हेल्थ सेक्टर में हेल्थ टेक की स्टार्टअप्स हैं, आपकी एजुकेशन टेक्नोलॉजी की स्टार्टअप्स हैं, आपकी मोबाइल कॉमर्स की स्टार्टअप्स हैं। हर एरिया में आप देखें तो यंग पीपल आर कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रोथ ऑफ पाकिस्तान। तो मेरे ख्याल में तो बहुत चेंज आया है और इंशाल्लाह आगे भी आता रहेगा। बस मौका देने की जरूरत है, पॉलिसीज अच्छी होने की जरूरत है, जो अब SECP और स्टेट बैंक बहुत इस पर काम कर रहा है पॉलिसी पे, तो उसकी वजह से मेरे ख्याल में फ़ायदा होगा। ठीक है। अच्छा जहान, आप ख़वातीन को भी काफ़ी प्रमोट करती हैं, आप खुद भी आपने बहुत ज़्यादा फोकस किया, बल्कि आपसे आपकी एंटरप्रेन्योरशिप और जो स्टार्टअप इकोसिस्टम को सपोर्ट है उसका फ़ायदा मर्दों को भी हुआ है, ख़वातीन को भी हुआ है। लेकिन आपने देखा है कि गुज़िश्ता 5-6 साल में बहुत सारी विमेन एंटरप्रेन्योर भी फील्ड में आई हैं, और ये जो टैबू समझा जाता था कि ख़वातीन को काम नहीं करना चाहिए, उनको बिजनेस नहीं करना चाहिए, आपने ये भी ख़त्म किया है बहुत हद तक। हाउ इज़ द ओवरऑल कल्चर शिफ्ट दैट यू सी राइट नाउ, जो कि अभी आया है पाकिस्तान में इन टर्म्स ऑफ वुमेन वर्किंग एंड वुमेन स्टार्टिंग देयर बिजनेसेस? देखिए, अभी भी मैं टोटली सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मगर हाँ बहुत डिफरेंस आया है। आप देखें तो हमारे टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर में एक वुमन फाउंडर थी जब फर्स्ट कोहॉर्ट में हमने शुरू किया था, और फिर 4th-5th कोहॉर्ट तक 50% वुमेन फाउंडर्स हुई जो अभी तक अपनी बिजनेसेस चला रही हैं और मुख्तलिफ सेगमेंट्स में, चाहे इट इज पीपल विद डिसेबिलिटीज जिनके लिए टेक्नोलॉजी क्रिएट करनी हो, चाहे ई-कॉमर्स के एरिया में, चाहे वुमेन जो होम बेस्ड बिजनेसेस हैं उनको कनेक्ट करने में, मुख्तलिफ एरियाज में आप देखेंगे तो वुमेन हैव स्टार्टेड टू कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी। और बस उनको ऐसा लग रहा था कि मौके की जरूरत थी और कोई उनको ये बता दे कि ये लड़कियां भी कर सकती हैं। अब आप देखें तो
रोबोटिक्स में भी काम कर रही हैं। ये नहीं है कि सिर्फ आप एक एरिया में देखेंगे कि खवातीन हैं, और विमेन प्रोफेशनल्स भी आप देखें तो मुख्तलिफ कंपनीज में अब मिड लेवल तक तो पहुंच ही गई हैं। मगर मेरी ख्वाहिश ये है कि आगे चल के विमेन लीडर्स डेवलप करने की बहुत ज़रूरत है। इसीलिए जो मैं नया इनिशिएटिव शुरू कर रही हूँ उसमें विमेन लीडरशिप डेवलपमेंट पे मेरा बहुत फोकस होगा। विमेन फेलोशिप प्रोग्राम मैं ज़रूर स्टार्ट करूँगी, जिसमें जो टैलेंटेड वुमेन हैं उनको दे शुडंट बी लेफ्ट बिहाइंड सिर्फ इसलिए कि कोई उन पे फोकस नहीं कर रहा है। मगर काफ़ी चेंज आया है, काफ़ी शिफ्ट आई है। आप देख रहे हैं अब वुमेन को इन्वेस्टमेंट भी मिल रहा है अपने स्टार्टअप्स के लिए, और काफ़ी सिग्निफिकेंट जो है मिल रहा है उनको इन्वेस्टमेंट। तो इसका मतलब है लोगों ने रियलाइज किया है कि खवातीन जो हैं नॉट ओनली बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं पर उसको ग्रो कर सकती हैं और इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर सकती हैं। तो मैं तो बहुत खुश हूँ, मगर बहुत काम की जरूरत है। ठीक है जहान, गवर्नमेंट से क्या सपोर्ट चाहिए, आप क्या रिक्वेस्ट करेंगी गवर्नमेंट से कि और मजीद क्या इकदाम लिए जाएं जिसमें खास तौर पे विमेन एंटरप्रेन्योर्स भी और जनरल एंटरप्रेन्योरशिप को भी प्रमोट किया जाए पाकिस्तान में? देखिए वाकई जिन पॉलिसीज में जो चेंजेस आ रहे हैं, रिफॉर्म्स आ रहे हैं, बस वो करते जाएं। स्टेट बैंक गवर्नर ने और जो डेप्यूटी गवर्नर हैं उन्होंने बहुत फोकस इस पे किया है, और इसमें मैं मुबारक सिद्दीकी जो एक लीगल कंसल्टेंट है उनकी भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, इसलिए कि उन्होंने पॉइंट आउट किया कि क्या हैसल्स हैं इन्वेस्टमेंट लाने में मुल्क में और व्हाट इज होल्डिंग द स्टार्टअप इकोसिस्टम बैक। और उसकी वजह से स्टेट बैंक के रिफॉर्म्स हुए हैं। SECP ने बहुत सिंपल कर दिया है टू रजिस्टर कंपनी ऑनलाइन। मैंने अभी अपनी नई कंपनी फॉर्म की है जो मैंने ऑनलाइन रजिस्टर की है, मुझे SECP के दफ्तर भी नहीं जाना पड़ा। ये पहले नहीं हो पाता था। अब बस ये है कि दिस नीड्स टू ट्रांसलेट ऑन टू द बैंक्स जो हैं, सब बैंक्स जो हैं वो ये फॉलो नहीं कर रहे हैं। आपको अभी भी महीनों लग जाते हैं कंपनी का अकाउंट खोलने में। ये मेरे ख्याल में दिस चेंज नीड्स टू हैपन एट द बैंक लेवल। स्टेट बैंक तो रेगुलेशन निकाल सकता है मगर आगे इम्प्लीमेंट करना तो बैंक्स को ही है। ठीक है, आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया। ऑन दैट नोट बहुत बहुत शुक्रिया जान प्रोग्राम में शामिल होने का। आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और कुछ पॉजिटिविटी हमने देखी। टुवर्ड्स द एंड व्हाट इज योर फाइनल फीडबैक? मैं जहाँ आरा को जो है काफ़ी अरसे से जानता हूँ, हमारी ये फेडरेशन में आती रहती थी और इनका बड़ा अहम रोल था। पाशा का जो एसोसिएशन है उसमें इन्होंने बहुत कोशिशें की और अपनी एसोसिएशन को आगे लेकर आई। और आजकल जैसे उन्होंने खुद कहा कि अब इदारे जो हैं वो ख़वातीन को भी जो है इनकरेज कर रहे हैं। उनको एक शिकायत है कि बैंक्स जो हैं वो अभी तक सही तरह से उतना इनकरेज नहीं करते कि जितना होना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि बैंकों को भी आगे आना चाहिए और ख़ास तौर पर वुमेन एंटरप्रेन्योर जो हैं उनको सपोर्ट ज़रूर करें। और इनकी कोई जो रिक्वायरमेंट होती है फंड्स की वो बहुत बड़ी नहीं होती। ठीक है, आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हालांकि बहुत बहुत शुक्रिया। ऑन दैट नोट सर आपका फाइनल टेक क्विकली। देखिए पाकिस्तान में इस वक्त हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको हम बहुत अच्छे तरीके से टैप कर सकते हैं। कई चीज़ें पॉजिटिव भी हो रही हैं जिसके ऊपर अभी डिस्कशन भी हुआ, पाशा के हवाले से उन्होंने बताया। कई चीज़ें ऐसी हैं जिसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त दिस इज़ द राइट टाइम। अभी इंटरनेशनल मार्केट्स बंद हैं, बहुत सारी मार्केट इंडिया आप देख रहे हैं कि इसका क्या हाल हुआ हुआ है इस वक्त। तो हमारे जो कंपटीटर्स हैं उसका हमें एक नेचुरल बेनिफिट मिल रहा है। इस वक्त हमें दिस इज़ द राइट टाइम, हमें टैप करना होगा और सही पॉलिसीज़ के साथ और सही एक नियत के साथ इंप्लीमेंट करना। ऑन दैट नोट सलीमुज़्ज़मान साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। ज़ुबैर तुफ़ैल साहब इट्स ऑलवेज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। नाज़रीन हम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, आपने की इनसाइट्स देखी। टेक्नोलॉजी सेक्टर इज़ ग्रोइंग, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप इज़ ग्रोइंग। बहुत से की सेक्टर्स हैं जहाँ पे हमने देखा कि न्यू फाइनेंस मिनिस्टर इस पुशिंग। IMF के प्लान के साथ भी उन्होंने कहा है कि इसमें जो मराहत हमें हैं वो मजीद चाहिए, खासतौर पर इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ के अंदर। दीज आर ऑल द की मेजर्स दैट नीड टू बी टेकन। इसके साथ नाज़रीन हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। अपने मेज़बान बाकर अब्बास जाफरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।